नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 21 विधायकों की सदस्यता पर संकट मंडरा रहा है। लाभ के पद पर दिल्ली विधानसभा से पास हुआ विधेयक राष्ट्रपति लौटा चुके हैं। ऐसे में 21 संसदीय सचिव बनाए गए विधायकों को लेकर आम आदमी पार्टी परेशान है। वैसे तो 21 का अंक शुभ माना जाता है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए 21 का अंक मुश्किलें लेकर आया है। केजरीवाल ने 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया था, लेकिन इस नियुक्ति को वैधता देने वाले बिल को राष्ट्रपति ने लौटा दिया है। इसके साथ ही आपके इन 21 विधायकों की सदस्यता पर तलवार लटक गई है। संवैधानिक स्थिति और वैधानिक स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। अगर कोई भी सदस्य ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट होल्ड करता है तो वो डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। दरअसल संसदीय सचिव का पद लाभ का पद है। संविधान के अनुच्छेद 191 और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 1991 की धारा 15 के तहत अगर कोई व्यक्ति लाभ के पद पर हो तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है। इसी कानून को आधार बनाकर जब बीजेपी और कांग्रेस ने आपके 21 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की तो केजरीवाल सरकार ने दिल्ली विधानसभा से एक बिल पास कराकर संसदीय सचिव को लाभ के पद के दायरे से बाहर कर दिया। लेकिन इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली और केजरीवाल फंस गए। हालांकि हमेशा की तरह आम आदमी पार्टी के पास तर्कों की कोई कमी नहीं। गुजरात में 5 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, राजस्थान में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, नागालैंड में 24 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, पंजाब में 25 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, पौंडीचेरी में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, हरियाणा में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, वेस्ट बंगाल में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं। उनको क्यों नहीं हटाते? आपने 21 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाई। क्या इस प्रकार का कोई कानून दिल्ली के प्रावधानों में था? अगर था तो आप जरूर बना सकते हैं। हालांकि जया बच्चन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि लाभ लेना या न लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। राष्ट्रपति के इनकार के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल औपचारिक नोटिफिकेशन जारी कर पूरे मामले की जानकारी चुनाव आयोग को देंगे। सब कुछ चुनाव आयोग को तय करना है कि केजरीवाल के 21 विधायकों का भविष्य क्या है। यह भी मुमकिन है कि दिल्ली की इन 21 सीटों पर फिर से चुनाव कराए जाएं। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक अगले महीने इस पर चर्चा हो सकती है। जहां एक तरफ केजरीवाल सरकार अपनी ही बिछाई हुई जाल में फंसी हुई नजर आ रही है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के तेवर हमलावर हो गए हैं। अब सारी नजरें इलेक्शन कमीशन पर टिकी हुई हैं कि आखिर इलेक्शन कमीशन इस पूरे मामले में क्या फैसला लेता है। कैमरामैन ईश्वर दयाल के साथ रोहित मिश्रा, दिल्ली आज तक। दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने सेहत का हवाला देते हुए परिवहन मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन चर्चा है कि राय ने ऐप बेस्ड प्रीमियम बस सर्विस धांधली के मद्देनजर परिवहन मंत्रालय छोड़ा है और इसी सिलसिले में आज वो बिना समन के एसीबी के दफ्तर भी जा पहुंचे। दिल्ली में 7 मंत्रालयों का जिम्मा उठाने वाले मंत्री साहब गोपाल राय का स्वास्थ्य इन दिनों डांवाडोल बताया जा रहा है। पार्टी कह रही है कि खराब सेहत के चलते ही साहब ने परिवहन मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया है। तो क्या खराब सेहत में बाकी के 6 मंत्रालयों का काम संभाला जा सकता है? अभी इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर में हमारा इलाज चल रहा है, मैं वहीं एडमिट हूँ और वहाँ से दिन में कुछ घंटों की छुट्टी लेकर के मैं कामकाज करता हूँ। तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का 24 घंटे का काम है, इसलिए मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन किया था कि अभी जब तक मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं हो जाता है इसका जिम्मेदारी किसी और को दिया जाए। कहा यह भी जा रहा है कि इस्तीफे के पीछे ऐप आधारित प्रीमियम बस सेवा घोटाला है। इसी घोटाले के संबंध में परिवहन मंत्री से पूर्व परिवहन मंत्री हुए गोपाल राय आज बिन बुलावे ही एंटी करप्शन ब्यूरो के दफ्तर पहुंच गए। बाहर समर्थकों की भीड़ लगी रही और भीतर गोपाल राय ने एसीबी के सवालों के जवाब दिए। उनका केवल कहना यह है कि राजनीतिक तौर पर यह एप्लीकेशन आई है और उसके आधार पर हमने ये पूछताछ करनी शुरू की है। एसीबी और सीबीआई भी अगर पूरी ताकत लगा करके जांच कर ले, इस स्कीम में 1 रुपए के भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं है। जो उस जांच से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं और अभी ये प्रिलिमिनरी क्वेश्चनिंग है। इसके अलावा जिसकी जरूरत पड़ेगी, जिस अफसर की या जो फंक्शनरीज की जरूरत पड़ेगी उनसे पूछताछ की जाएगी।
हाल ही में गोपाल राय की सर्जरी हुई थी। बहुत दिनों से उनके शरीर में फंसी गोली निकाली गई थी। आम आदमी पार्टी तो उनके इस्तीफे को सेहत से ही जोड़कर देख रही है, लेकिन विरोधियों के अपने तर्क हैं। तो ये गोलमाल है पूरी सरकार का एक बड़ा, और इस पर पर्दाफाश हो रहा है, तो इसमें सरकार हिल रही है और इस तरह की बातें बोलकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। विरोधियों ने हमले तेज किए तो आम आदमी पार्टी भी मंत्री जी की सेहत छोड़ मुख्यमंत्री जी की मंशा को निखारने लगी। पार्टी के नेताओं ने तर्क देने शुरू कर दिए कि ऐसी मिसाल कहां मिलेगी कि घोटाले की भनक लगते ही सीएम साहब ने अपने मंत्री को एसीबी दफ्तर भेज दिया। सेहत का हवाला अपनी जगह, लेकिन गोपाल राय का इस्तीफा ऐप आधारित प्रीमियम बस सर्विस घोटाले के चलते ही माना जा रहा है। ये सर्विस अभी शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन इस पर जांच शुरू हो गई है। हालांकि अभी तक एसीबी ने कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं की है। कपिल शर्मा, दिल्ली, आज तक। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी और बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी के बीच ट्विटर पर जंग छिड़ी है। अशोक चौधरी ने एक ट्वीट में स्मृति ईरानी को डियर कहकर संबोधित कर दिया और इसके बाद स्मृति ईरानी ने उन्हें भाषाई मर्यादा की नसीहत दे डाली। आजकल मंत्रियों और नेताओं के बीच चिट्ठी पत्री कम और ट्विटरबाजी ज्यादा होती है। काम सरकारी हो तो ट्वीट और गैर सरकारी हो तब भी। बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री से बात तो सरकारी मुद्दे पर करनी थी, लेकिन बातचीत की जगह चुनी गई सोशल मीडिया साइट ट्विटर। बिहार के शिक्षा मंत्री ने ट्वीट किया, डियर स्मृति ईरानी जी, हमें नई शिक्षा नीति कब मिलेगी? आपके कैलेंडर में साल 2015 कब खत्म होगा? इस ट्वीट में शिक्षा नीति शब्द शायद मानव संसाधन विकास मंत्री को नहीं दिखा, बस दिखा तो महज शुरुआती शब्द। इसलिए जवाब कुछ यूं आया, महिलाओं को डियर कहकर कब से संबोधित करने लगे अशोक जी? बिहार के शिक्षा मंत्री इस शब्द पर घिरे तो बचाव ट्विटर पर सफाई देकर भी किया और फिर मीडिया के माइक पर भी सफाई दी। डियर स्मृति ईरानी जी, मैं नहीं समझता हूँ डिस्प्रेस है, लेकिन फिर भी हम लोग प्यार और मिल्लत की राजनीति करते हैं। हम कांग्रेस के सिपाही, अगर फिर भी अगर उनको ठेस पहुंचाए तो मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ, पब्लिकली उनसे क्षमा मांगता हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि मैंने कहीं गलती नहीं की है। मकसद सरकारी बातचीत से कहीं ज्यादा अपना प्रचार प्रसार करना था, लेकिन स्मृति ईरानी ने सियासी मुद्दे को संस्कार से जोड़कर अशोक चौधरी को पटखानी दे दी। अब इस पर सबकी अपनी अपनी राय है। अगर ट्विटर पे ही अगर उनको सारी चीजें करनी है तो फिर उनको और किसी बात की चिंता करने की जरूरत ही क्या है? अगर वो सही में अगर वो इतने कंसर्न हैं, मैं बहुत अप्रिशिएट करता अगर वो आते, मिलते, मंत्री जी से मुलाकात करके स्मृति जी के सामने अपने सुझाव भी रखते। होना तो यही चाहिए था, लेकिन प्रचार के मकसद से किया गया ट्वीट जंग में बदल गया। ना अशोक चौधरी को कुछ हासिल हुआ, न जनता को। बेंगलोर से रोहिणी स्वामी के साथ कुमार अभिषेक, पटना, आज तक। क्या अशोक चौधरी पर स्मृति ईरानी का गुस्सा जायज है? क्या डियर का संबोधन मर्यादित नहीं है? क्या कहते हैं भाषा के जानकार, देखिए। अगर मैं जानती नहीं हूँ किसके पास चिट्ठी जा रहा है, जैसे एप्लीकेशन हो या इस तरह से, वहाँ भी हम डियर सर / मैडम, तो ये इंग्लिश में आप मुझे ये मैं कहना चाह रही हूँ कि डियर तो कोई भी चिट्ठी में आना ही होगा। डियर के बाद क्या आता है, उससे रिलेशनशिप बनती है। मुझे लगता है कि इंग्लिश में ट्विटर अक्सर लोग इंग्लिश में ही करते हैं, तो डियर उसमें कोई विरोध या कोई इंसल्ट की बात नहीं है। बीजेपी सांसद हुकुम सिंह कैराना पलायन पर जारी की गई अपनी सूची पर अड़ गए हैं। उनका कहना है कि सूची में 8-10 नाम गलत हो सकते हैं, लेकिन कैराना से हिंदुओं का पलायन हुआ है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे भी हुए हैं कि परिवार छोड़ आए जाकर के, खतरा परिवार का था, मैं तो मुखिया का नाम लेता, मैं बच्चों का नाम नहीं लेता जाकर। ऐसे भी हुए हैं। मैं तो सूची पे स्टैंड कर रहा हूँ, अभी मैं स्टैंड कर रहा हूँ, लेकिन मैं आई एम ऑलवेज सब्जेक्ट टू करेक्शन। बीजेपी सांसद ने कैराना से हिंदू परिवार के पलायन की जो सूची जारी की थी, उसमें दर्ज कई लोग कैराना में ही रहते मिले, लेकिन इस मामले पर बीजेपी सांसद हुकुम सिंह का अपना दावा है। फर्जी आदमी खड़े होकर के ये कहलवाया जा रहा है मैं यही हूँ, और ये आदमी ये जो फौज घूम रही है लेखपालों की, और ये
पत्रकार के रूप में कुछ लोग जो एजेंट हैं थानों के, उनकी जो आपसे पहले चले जाते हैं वहाँ लोगों को कहने के लिए ये कहना है, लेकिन मैं शिकायत किससे करूँ जब पुलिस ही भेज रही है उनको, और पुलिस के द्वारा ये हो रहा है, और मैं अपना भी उससे सजग हूँ, सारी बातों का निदान भी होगा। बहरहाल बीजेपी सांसद अपनी लिस्ट पर अड़े हैं। उनका कहना है कि सूबे की सरकार दबाव डालकर लोगों के गलत बयान दर्ज करा रही है। हुकुम सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया कि कैराना से हिंदू पलायन कर दूसरे शहरों में जा बसे और मुसलमान पलायन के बाद पाकिस्तान में, जो अब सरहद पार से नकली नोट और हथियार भेजने के धंधे में लगे हैं। कैराने के कुछ मुस्लिम भाई भी रोजगार की तलाश में बाहर चले गए। मैं उन भाइयों का नाम भी कोई बताना चाह रहा हूँ और उनका रोजगार भी बताना चाह रहा हूँ। हाजी सान, ये भी रोजगार की तलाश में गए। मैं जगह बता दूँगा कहाँ रोजगार कर रहे हैं, क्या रोजगार कर रहे हैं। दूसरे गए हैं इकबाल काना, दिलशाद मिर्जा, ये पाकिस्तान में अपना रोजगार कर रहे हैं और उनका रोजगार है हमारे देश में, भारतवर्ष में पाकिस्तान से जाली करेंसी लाना। कैराना पर राजनीति गर्माती जा रही है। इस बीच समाजवादी पार्टी के ही दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ओमवीर सिंह ने सूबे की सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। प्रशासन की बनती है, लेकिन प्रशासन से पहले राजनीतिक लोगों की भी बनती है, और भूल चूक होती है तभी कभी कभी प्रशासन की तरफ से भी हो जाती है, कभी नेताओं की तरफ से भी हो जाती है, और ऐसे मुद्दों को हम जब इग्नोर करते हैं तो फिर ये बड़े इशू बन जाते हैं। यूपी चुनाव से पहले कैराना से वोटों की राजनीति शुरू हो गई है। कैराना का मुद्दा यूपी में जोर पकड़ने लगा है। अब बीजेपी सांसद ने इस मामले को एक और नया रंग दे दिया है। मुजफ्फरनगर में संदीप सैनी के साथ शरद कुमार, शामली, आज तक। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भड़क गए। कैराना मामले पर मीडिया ने जब उनसे सवाल पूछा तो अखिलेश ने नाराजगी जाहिर करते हुए मीडिया को ही कहा कि तुम्हारा मुंह काला। कुछ राजनीतिक दलों को विकास के अलावा मुद्दा चाहिए, कुछ चैनलों को कुछ खबरों के बाद कुछ खबर चाहिए। अरे जनता को गुमराह मत करिए। हमारी आपसे भी सलाह है, कुछ लोगों से केवल चैनल चलाने के लिए खबर चलाना चाहते हो आप कहते हो कश्मीर बन गया, तुम्हारा मुंह काला हो अगर तुम इस तरह की बात कर रहे हो तो।